Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. I'm your biology instructor, Dr. Mohammad Jamshed at Nikon. Dear students, चैप्टर 2 biological molecules हम MD-CAT biology का स्टडी कर रहे थे. आज के जो बेटा हमारे पास लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. फिर हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया मोनोसेक्राइड्स के अंदर, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के अंदर. मोनोसेक्राइड्स को हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था. आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे उन एमसीक्यूज को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहा इंपॉर्टेंट हैं. अब देखिए बेटा, हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स हैं. अब मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट शुगर सी बेटा. अब जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलती हैं तो बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. अब हमने डिस्कस करना है कि ओलिगोसेक्राइड्स कब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे और पॉलीसेक्राइड्स कब कहेंगे. दोनों बनते मोनोसेक्राइड्स से हैं. तो देखिए बेटा, हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये मोनोसेक्राइड से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर इन कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. अब देखें, आमतौर पर 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स बनेंगे. तो जब आप उन ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस पर आपको 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स हासिल हो सकते हैं. तो देखिए बेटा, हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं. बेटा, हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स वो कहता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बेसिकली आमतौर पर हाइड्रोलाइसिस पर 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स बेटा पैदा कर रहे हैं. अब देखिए बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं ओलिगोसेक्राइड्स की. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. ये तीन इंपॉर्टेंट बेटा ओलिगोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है और इन्हीं से एमसीक्यूज पिकअप किए जाते हैं. अब अगर हम बेटा क्लासीफाई करते हैं बेटा ओलिगोसेक्राइड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस. जब आप ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस पर बेटा जितने मोनोसेक्राइड्स पैदा होते हैं उसकी बेस पर हम ओलिगोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करने लगे हैं. देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो मोनोसेक्राइड्स आपको हासिल होते हैं तो हम उस ओलिगोसेक्राइड को डाइसेक्राइड का नाम देंगे. अगर 3 मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं तो ट्राइसेक्राइड का नाम देंगे. अगर टेट्रासेक्राइड्स बेटा हमारे पास जैसे हैं, टेट्रासेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो 4 मोनोसेक्राइड्स हासिल होंगे. पेंटासेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 5 हासिल होंगे. हेक्सासेक्राइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो आपको 6 मोनोसेक्राइड्स बेटा मिलते हैं. इसी तरह हेप्टासेक्राइड 7 मोनोसेक्राइड पैदा करेंगे और ऑक्टासेक्राइड पैदा करेंगे 8. अब जो नैनोसेक्राइड्स हैं जब इनकी हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हैं तो तब आपको बेटा मिलते हैं 9 मोनोसेक्राइड्स, और डेकासेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 10 मोनोसेक्राइड्स. तो देखें, या तो हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स पैदा होंगे या 3 होंगे. 10 तक जब तक मोनोसेक्राइड्स पैदा होते रहें, 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स पैदा करने वाले ओलिगोसेक्राइड्स को, ठीक है, हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं. अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाता है बेटा कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो 11 मोनोसेक्राइड्स पैदा कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये चला जाएगा पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन में. तो ओलिगोसेक्राइड्स बेटा आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड. तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स वाली बात आपने नहीं भूलनी. अब देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डाइसेक्राइड्स. अब देखिए हमारे पास डाइसेक्राइड्स क्या होंगे बेटा. बेटा हमारे पास जो डाइसेक्राइड्स हैं ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो हमारे पास बेटा ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं. अब देखिए बेटा, हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ डाइसेक्राइड. कि अगर आपके पास 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, और आपके पास जो ओलिगोसेक्राइड बनता है, देन आप उसे क्या नाम देंगे, डाइसेक्राइड का. अब देखिए, 2 मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़कर रखने वाली फोर्स भी तो कोई होनी चाहिए ना, कि जो 2 मोनोसेक्राइड्स को आपस में पकड़ कर रखे. तो बेटा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स में 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान जो फोर्स प्रेजेंट होती है, जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस बॉन्ड को बेटा आप नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है बेटा कि हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स. तो देखिए बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसे आप कार्बन ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स. अब इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. देखिए बेटा, हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स हैं और उन 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बॉक्स के अंदर, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसे आप नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का. देखिए इसमें एमसीक्यूज कैसे आएगा, वो कहेगा कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स के दरमियान, ठीक है, पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उससे क्या नाम दिया जाता है.
या तो कहेगा कार्बन नाइट्रोजन जो कि पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, या वो कहेगा कार्बन हाइड्रोजन जो कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। शुगर्स के अंदर आमतौर पर मतलब जो हमारे पास जैसे कि ग्लूकोज है वहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। फिर वो देगा तीसरा ऑप्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा बेटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसे आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है सक्रोज। अगर हम सक्रोज की बात बेटा करते हैं तो सक्रोज एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है। अब इस सक्रोज को हम इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड इसलिए कह रहे हैं कि एक तो ये केन शुगर जो गन है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो सक्रोज को केन शुगर का नाम भी दिया जाता है, इसे बीट शुगर का नाम भी दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सक्रोज इज द ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड इन प्लांट्स, ये समझने वाली बात है। देखें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्लांट्स हैं बेटा वो पैदा करेंगे हमारे पास हेक्सोज शुगर जिसे आप ग्लूकोज का नाम देते हैं। अब वो जितनी ग्लूकोज उन्होंने यूटिलाइज करनी है उतनी तो कर लेंगे, बाकी जो एक्सेस अमाउंट के अंदर बेटा आपके पास ग्लूकोज बच जाएगा, ठीक है। अब उनने सोर्स से सिंक तक जिस शुगर की फॉर्म में उसने ट्रांसपोर्ट करने ग्लूकोज को, वो आपके पास बेटा सक्रोज है। तो जो बेटा हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है प्लांट्स में शुगर, तो जो ट्रांसपोर्टिंग शुगर होती है वो बेसिकली आपके पास सक्रोज है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। तो सक्रोज इज अ ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड इन प्लांट्स। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास बेटा ये इक्वेशन आप देखें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा फ्रक्टोज का है, इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इट मींस कि सक्रोज में आप देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और हमारे पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज अ सक्रोज। अब देखिए बेटा हमारे पास अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज ये दोनों बेटा हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं सक्रोज को। अब देखिए हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है वो कौन सी है, वो कहता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सक्रोज इज बेसिकली अल्फा 1,2। अब अल्फा 1,2 को समझें। देखिए ग्लूकोज के जो कि अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ठीक है, ये बेटा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, और फ्रक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 है, बीटा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप कंबाइन होंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, और हमारे पास कार्बन जो हमारे पास है, ठीक है, ग्लूकोज का 2 और फ्रक्टोज का, ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का 2, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज अल्फा 1,2। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आएगा कि सक्रोज के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी प्रेजेंट है, अल्फा 1,2 है, बीटा 1,2 है, अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,6 है। तो आपने याद रखने बेटा सक्रोज के अंदर जो लिंकेज है दैट इज अल्फा 1,2। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है दैट इज माल्टोज। तो बेटा माल्टोज शुगर को माल्ट शुगर का नाम भी देते हैं, फर्मेंटेशन के अंदर ये इस्तेमाल होती है या फर्मेंटेशन के अंदर ये पैदा होती है प्रोडक्ट के तौर पर। अब देखिए बेटा आप आम तौर पर माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो पैदा कर देते हैं माल्टोज को। तो माल्टोज के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स हैं दैट आर ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या पैदा करेंगे बेटा, माल्टोज पैदा करेंगे। अब ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि दो देखें हमारे पास 6 रिंग वाले, ठीक है, सॉरी 6 कॉर्नर जो रिंग है, ठीक है, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो रहा है थ्रू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और क्या बना रहे हैं, माल्टोज। अब देखिए हमारे पास अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, माल्टोज। अब लिंकेज आपने याद रखनी है, ठीक है, माल्टोज के अंदर जो लिंकेज है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखें जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर देखा है उन्हें तो अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि लिंकेज कैसे डेवलप होती है, क्योंकि मैंने मोनोसैकेराइड्स के अंदर, ठीक है, ये सारे डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास लिंकेज बेसिकली बनती कैसे, मोनोसैकेराइड्स के दरमियान ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिन्हें समझ आ चुकी है वो बता सकते हैं कि पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके कार्बन नंबर 4 से आएगा हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाएगा दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट आपके पास लैक्टोज है। अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं बेटा तो लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर है, और आमतौर पर आपने याद रखने बेटा काउ मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होती है 4 to 6%, ये एमसीक्यूज है, और ह्यूमन मिल्क के अंदर बेटा जो लैक्टोज है दैट इज अबाउट 5 to 8%। तो ये डिफरेंस याद रखने, काउ मिल्क है तो 4 to 6% लैक्टोज होगी उसमें, ह्यूमन मिल्क में होती है बेटा 5 to 8%।
और इसमें देखें हमारे पास इक्वेशन शो की गई है कि जब आप लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम की मदद से इसके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो आपको दो इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। इसका मतलब कि लैक्टोज में जो दो इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। अब ये आप देख लें, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज आपस में कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, लैक्टोज बनाते हैं। अब इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो इनके दरमियान लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप बता सकते हैं कि गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से 4 से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, शुगर्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं बेटा जो बेसिकली दूसरे को रिड्यूस करें और खुद की क्या करवाएं बेटा, ऑक्सीडेशन करवाएं, उन्हें आप नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर का। दूसरों को रिड्यूस करवाएंगे, खुद क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज। तो देखिए अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर की तो सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स और टू इंपॉर्टेंट जो आपके पास डाइसेक्राइड्स हैं, दैट इज माल्टोज एंड लैक्टोज, ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इसी तरह एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी शुगर्स हैं बेटा जो रिड्यूसिंग है, तो आपने याद रखना है जितनी भी मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स प्लस आपके पास माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बेटा हम बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स और प्लस सक्रोज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है सक्रोज और बाकी जितने पॉलीसेक्राइड्स हैं ये सारे के सारे बेटा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब देखें ओलिगोसेक्राइड्स वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे जो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते थे। आपने याद रखना है बेटा पॉलीसेक्राइड्स वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो कि 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बनती हैं, जैसे कि 11, 12 एंड सो ऑन। अगर 2 से 10 के दरमियान मोनोसेक्राइड है ना, 2 से 10, 2 to 10, तो आपने कहना है कि ये तो ओलिगोसेक्राइड्स हैं। जब आप 10 से नंबर क्रॉस करेंगे मोनोसेक्राइड का, देन आपके पास बनेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो देखिए पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, पॉलीसेक्राइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो जो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स पैदा करें ऑन हाइड्रोलाइसिस, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप नाम देंगे पॉलीसेक्राइड का। अब देखिए बेटा हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। मजीद भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं बेटा आगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, दो तरह के बेटा हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब देखिए बेटा हमारे पास जो होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं ये वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने। तो डायग्राम में देखें अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड होमोपॉलीसेक्राइड शो किए गए हैं, सबका कलर सेम है, मतलब इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होकर इस पॉलीसेक्राइड को बना रहा है वो सेम है। तो अगर सेम रिपीटिंग यूनिट होंगे तो इसे हम नाम देंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स का। और अगर बेटा हमारे पास डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि आप नीचे देखें हेट्रोपॉलीसेक्राइड के अंदर, ठीक है, इसमें आपको येलो भी नजर आ रहा है, ब्लू भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी नजर आ रहा है, तो डिफरेंट कलर्स के रिपीटिंग यूनिट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर बेटा हमारे पास इसका बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, सेम ना हो, तो फिर हमारे पास जो बेटा हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनता है दैट इज नोन एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब देखिए हमारे पास इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर स्टार्च आ जाता है, स्टार्च भी होमोपॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज से मिलकर बना है। सेलुलोज आ जाता है, सेलुलोज में भी हमारे पास ग्लूकोज हैं। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। काइटन है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटन, दीज आर होमोपॉलीसेक्राइड। अगर बेटा हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड की, तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड के अंदर बेटा आपके पास एगर आ जाता है, पेक्टिन आ जाता है और पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाते हैं। आपने जस्ट यही एग्जांपल्स याद रखनी है, इन्हीं एग्जांपल्स को बेटा पूछा जाएगा एमसीक्यूज फॉर्म में इन योर एग्जाम। अब देखिए हम मूव करते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखिए हमारे पास बेटा जो पॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आपको ये बात पता है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा, सोलुबिलिटी जो है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स की वो कम होती जाएगी। तो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर इनसोलुबल इन वाटर। और बेटा हमारे पास जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है उतना ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट लेस होते जाते हैं। तो आपने ये बात भी जहन के अंदर रखनी है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दीज आर बेसिकली टेस्ट लेस कार्बोहाइड्रेट्स, और इनकी आप हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जिन चीजों से ये मिलकर बने हैं उन्हीं को ये पैदा कर देंगे, मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपको मिलेंगे।
अब देखिए स्टार्च की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जो स्टार्च है ये बेसिकली आपके पास होमोपोलीसेकेराइड है। अब ये होमो है तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होगा, जो जिससे ये मिलकर बना है, या जो इसके अंदर मोनोसेकेराइड है, वो एक ही तरह का होगा। तो इनके अंदर बेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्च इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, स्टार्च। और बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्टार्च इज नोन एज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। सक्रोज को आपने नाम दिया था इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग डाइसेक्राइड का, ये है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। अब यहाँ आपने समझनी है ये बात, देखें जब हमारे पास प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बना लेते हैं, जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, बाकी ये सिंक के अंदर जाकर स्टोर करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सक्रोज में, तो सक्रोज ट्रांसपोर्टिंग डाइसेक्राइड हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब ये सिंक के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमारे पास बहुत जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, तो वो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, उनकी कंडेंसेशन होगी और आखिर में क्या बन जाएगा, स्टार्च। तो प्लांट्स के अंदर जिस शक्ल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो क्या बेटा, स्टार्च है। और हमारे अंदर, ठीक है, वो ग्लाइकोजन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्च बेटा आयोडीन टेस्ट कौन सा देता है बेटा, कौन सा कलर देगा आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास ये सिंपल स्टार्च हो की गई है, ठीक है, मतलब सिंपल स्टार्च का मतलब ये है कि ये स्टार्च नहीं है कि हमारे पास जब इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बनेगा। हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टार्च की बेटा दो टाइप्स हैं। एक आपके पास बेटा अमाइलोज है। अमाइलोज को आपने याद रखना है, ठीक है, इसके अंदर अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ब्रांचिंग आपको अमाइलोज के अंदर नजर नहीं आएगी, अमाइलोज के अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखें जब भी आपने याद रखना है स्टार्च में अनब्रांच्ड चेन के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात हो तो आपने बता देना है कि इनके अंदर जो लिंकेज होगी वो होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, ठीक है, दूसरे के कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, तो दरमियान में, ठीक है, लिंकेज डेवलप हो जाएगी अल्फा 1,4। तो अमाइलोज के अंदर भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हॉट वाटर के अंदर अमाइलोज क्या होते हैं बेटा, सोलुबल होते हैं। दूसरी बेटा हमारे पास जो टाइप है दैट इज अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज अनब्रांच्ड चेन थी, ये बेटा ब्रांच्ड चेन है किसकी बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। अब देखें जब हमारे पास ये डायग्राम भी शो की गई अमाइलोपेक्टिन की, ब्रांच्ड चेन जो है बेटा, देखें जहां ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वहां के दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान जो लिंकेज है वो अल्फा 1,6 लिंकेज है। अनब्रांच्ड के अंदर जो हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान हमेशा लिंकेज आपने याद रखनी है 1,4 वाली होगी। जब जिस जगह ब्रांच स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ब्रांचिंग जो बेटा हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो होगी अल्फा 1,6। तो आप ये देख लें कि जो अनब्रांच चेन्स प्रेजेंट है इसमें वहां अल्फा 1,4 है, जहां ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वो कौन सी है, अल्फा 1,6 है। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों तरह की लिंकेज है, अल्फा 1,4 भी प्रेजेंट है और अल्फा 1,6 भी बेटा प्रेजेंट है। और अमाइलोपेक्टिन बेसिकली बेटा ना कोल्ड वाटर में सोलुबल होते हैं ना ही हॉट के अंदर, इट इज सोलुबल इन, ठीक है, इन वाटर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास बेटा ग्लाइकोजन है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं बेटा तो इट इज फॉर्म बाय द अल्फा ग्लूकोज। बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। तो जब आप ग्लाइकोजन के हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको हासिल होंगे। तो ग्लाइकोजन ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मैनी अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक, और ये बेसिकली एनिमल स्टार्च भी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च का क्यों नाम देते हैं, प्लांट्स में जिस शक्ल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता था, जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट था वो क्या था, स्टार्च था। हमारे अंदर बेटा जो ग्लूकोज बच जाता है इस्तेमाल करने के बाद उसे लीवर और मसल में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हमारा जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन है, इसलिए ग्लाइकोजन को नाम दिया जाता है एनिमल स्टार्च का। और इसके अंदर जो लिंकेज है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बेटा, ये ब्रांच चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर अल्फा 1,4 भी होंगे और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। जब ब्रांचिंग की बात आ जाए ना तो अनब्रांच में अल्फा 1,4 और जब ब्रांचिंग स्टार्ट होती है अल्फा 1,6, तो हम कहते हैं जो ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है उनमें हमेशा दोनों तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4 भी होंगे और अल्फा 1,6 भी होंगे। और बेटा हमारे पास ये स्टोर कहाँ होते हैं ग्लाइकोजन, ये आमतौर पर ज्यादातर स्टोर होते हैं लीवर और मसल्स के अंदर। और जब आप इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन के साथ जो ये कलर देगा, ठीक है, वो रेड कलर देगा, तो ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सोल्यूशन बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास सेलुलोज है। अब देखिए सेलुलोज तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये तो प्लांट के सेल वॉल में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे? देखिए स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस स्टार्च हम खाएं उसको भी हम डाइजेस्ट करवा सकते हैं, हम बेटा अगर खाएं ग्लाइकोजन उसको भी डाइजेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम जो अमाइलेज प्रेजेंट है ये हमारे पास अल्फा लिंकेज को आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, चाहे अल्फा 1,4 हो चाहे अल्फा 1,6 हो। लेकिन आपने बात याद रखनी है, सेलुलोज के अंदर जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्रेजेंट हैं वो बीटा ग्लूकोज वाले हैं, और हमारे अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है अमाइलेज जो कि बीटा लिंकेज को तोड़ सके। तो आपने ये बात याद रखनी है बेटा। तो देखिए बेटा हमारे पास सेलुलोज के मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाते हैं इस अर्थ पर वो क्या बेटा? सेलुलोज है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज। बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे, ठीक है, इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो क्या बनाएंगे बेटा? सेलुलोज बनाएंगे। और इस हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज? सेलुलोज की जो प्योरेस्ट फॉर्म है बेटा वो क्या है? कॉटन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो लिंकेज इसमें प्रेजेंट होगी बेटा वो कौन सी होगी? ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है सेलुलोज में। तो हमारे अंदर जो अमाइलेज एंजाइम है वो अल्फा 1,4 लिंकेज को तो तोड़ सकता है, लेकिन बीटा 1,4 लिंकेज को सेलुलोज में मौजूद जो है उसे नहीं तोड़ पाता, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो लिखा हुआ है बेटा कि ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज एज द लैक सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, हमारे अंदर अमाइलेज है, सेलुलेज एंजाइम क्या करता है? बीटा लिंकेज को तोड़ सकता है। तो हमारे अंदर चूंकि सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए बेटा हम सेलुलोज में मौजूद बीटा लिंकेज को नहीं तोड़ सकते, तो हम सेलुलोज की डाइजेशन नहीं करवाते। ठीक है, और सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, जब आप सेलुलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ, ठीक है, इसका मिक्स करेंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये कोई कलर नहीं देगा। स्टार्च देते ब्लू कलर, ग्लाइकोजन देते रेड, और सेलुलोज गिव्स नो कलर, ये आपने बात याद रखनी है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट आपके पास है काइटन। अब हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर जस्ट होमोपोलिसेकेराइड को, क्योंकि हमारे सिलेबस में जस्ट होमोपोलिसेकेराइड है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो काइटन है इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सेकंड नंबर पे। तो इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, याद रखनी है आपने बात। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है काइटन बेटा? इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। प्लांट के सेल वॉल में क्या था? सेलुलोज था। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है बेटा वहां भी काइटन प्रेजेंट होता है। एक और जगह भी प्रेजेंट होता है, ये आपने बात याद रखनी है। जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जैसा कि आपने कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया होगा, तो वहां जो ट्रेकियल सिस्टम होता है उसकी जो मेन पाइप होते हैं जिसे आप ट्रेकिया का नाम देते हैं, तो ट्रेकिया इज आल्सो लाइंड बाय द काइटन, तो वहां भी काइटन प्रेजेंट होता है। उसके एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के। और कॉकरोच का जो हमारे पास ट्रेकिया है उसके अंदर भी काइटन आपको नजर आएगा। तो इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट आपने एक बात याद रखनी है, काइटन को हम फंगल सेलुलोज का नाम भी देते हैं, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल में काइटन प्रेजेंट है, तो इट इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। और इसका जो डेरिवेटिव है जिससे ये काइटन मिलकर बनता है दैट इज मोडिफाइड, हमारे पास रिपीटिंग यूनिट है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो होंगे आपस में मिलेंगे थ्रू द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो और क्या बनाएंगे? काइटन बनाएंगे। तो काइटन के अंदर हमारे पास जो रिपीटिंग यूनिट है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, और इनके दरमियान जो लिंकेज प्रेजेंट है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।